Good morning, students. Today we are going to start the chapter number 9. Written here 11, but actually it's your 9th chapter of history. Okay? The making of the national movement 1870s to 1947. Today we are going to start this chapter, and firstly, before going to start the chapter, I want to tell you that you have done 8 chapters till then, and in these previous chapters we have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdoms. हमने पढ़ा कि किस तरह से ब्रिटिशर जो थे ट्रेड करने आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी टेरिटरीज़ को भी टेक ओवर करना शुरू कर दिया था। किस तरह से जब उन्होंने हमारी सारी टेरिटरीज़ को टेक ओवर कर लिया, हमारे सारे किंगडम्स को टेक ओवर कर लिया, तो वहाँ पर उन्होंने जब अपना राज समझा तो वहाँ पर नए नए लॉज बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए। फिर हमने पढ़ा कि इन सब कारणों से, इन सब चीज़ों से पीजेंट्स की और ट्राइबल्स की लाइफ्स में क्या चेंजेस आए। फिर हमने पढ़ा इस कारण से एजुकेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। उसका जब ये सब चीज़ें होने के बाद इसका लेडीज़ की कंडीशंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है, कास्ट सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और उन सब इफ़ेक्ट्स को देखते हुए बहुत सारे चेंजेस किए गए। जब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे तो चेंजेस तो चाहिए ही, मतलब रिफॉर्म्स किए गए, तो वो रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि लोग इतने ज़्यादा ब्रिटिशर रूल से आउटरेज हो चुके थे, एंग्री हो चुके थे कि उन्होंने 1857 में एक रिवॉल्ट किया था उनके अगेंस्ट, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा था हमने। और इस तरह से हमने, और देखो एक जो ऊपर वाला पॉइंट था जहाँ पीजेंट ट्राइबल्स आ रहे हैं, इसी तरह से क्राफ्ट पर्सनस, वीवर्स, इंडस्ट्रीज़ पर भी इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था, जो कि इंडियन नेशनल, जिन सब कारणों से जो कि ब्रिटिशर्स के रूल में हुआ था, और जिन सब कारणों से जो इंडियंस थे दे वर वेरी डिसकंटेंटेड। इंडियन जो थे ब्रिटिश रूल से बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड थे। डिसकंटेंट मतलब अनसेटिस्फाइड थे, ठीक है। और वो अनसेटिस्फाइड थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने क्या स्टार्ट किया, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया। अब आप देखो रिवोल्ट और मूवमेंट में क्या फ़र्क है। रिवोल्ट तो जो होता है स्मॉल स्केल पे हमने किया और ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन मूवमेंट जो होता है एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलता रहता है, ग्रेजुअली लगातार वो चलता ही रहता है। तो वो एक 1857 से लेके 1947, मतलब 90 साल कम से कम आप लगा लो कि ये रिवोल्ट चलता रहा, और इस रिवोल्ट के बारे में ही अब हम स्टडी करेंगे। तो अब इस रिवॉल्ट में जो सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे वो है इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म का। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट थे सारे, उनके जो नए नए लॉज बना रखे थे, उसके कारण जो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा था हर कम्युनिटी पर, उस सब से परेशान होकर उनके अंदर एक बहुत आउटरेज फीलिंग आ गई थी, ठीक है। आउटरेज फीलिंग आ गई मतलब कि इंडिया जो है इंडिया के लोगों का ही है। वहाँ पर जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी क्लास के, किसी भी कलर के, किसी भी कास्ट के, किसी भी जेंडर के हैं, लेकिन वो हैं तो इंडियंस। लेकिन ब्रिटिश रूल आने के बाद, ब्रिटिश की कंट्रोल में सारे रिसोर्सेज आने के बाद जो हैं इंडियंस के ऊपर उनका पूरा जब कंट्रोल बन जाता है, तो इस कारण से जो वो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, एंग्री थे। वो क्या थे, बहुत ज़्यादा वो परेशान थे, एंग्री थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूवमेंट किया, ठीक है। तो जैसे नेशनलिज्म वर्ड आया तो नेशन के लिए जो हमारी फीलिंग होती है वो नेशनलिज्म होती है। मीन्स उनको ये लगता था कि एक्चुअल तो देखो इंडिया है ही नहीं, उनके अंदर यही तो फीलिंग आ गई थी, हम इंडियंस हैं, हम इंडिया में रहते हैं, पर इंडिया है कहाँ पे, क्योंकि इंडिया तो छोटी छोटी प्रेसिडेंसीज में बट गया, छोटी छोटी टेरिटरीज़ में बट के ब्रिटिश ऑफिशियल के अंडर आ गया था। जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी प्रेसिडेंसीज में बट के वो तो ब्रिटिश ऑफिशियल के हाथों में आ गया, तो हमारा इंडिया गया कहाँ। तो लोगों के अंदर इसको लेके बहुत गुस्सा था। वही अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री को अपना बनाने के लिए जो उनके अंदर फीलिंग आ गई थी और उसको बनाए रखने के लिए उनके अंदर गुस्सा आ गया था, उसी का नाम जो बना, क्या बना, नेशनलिज्म बना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे 1850 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाने लगे, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाने लगे, जैसे कि देखो दे रखे हैं यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा,
जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, महाजन सभा, ठीक है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस तरह से ये बहुत सारी एसोसिएशंस बनाई गई, फॉर्म की गई, जिनका मेन मोटिव क्या था, देश के लोगों को अपना देश लौटाना। नोट द नेम पूर्ण सार्वजनिक सभा। द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज फॉर ऑल पीपल, ठीक है, समझिए सर्वजनिक, सर्व मतलब सारे, जनिक मतलब लोग, सारे लोगों के लिए एक सभा बनाई गई। मतलब इसमें सारी, इस सभा के अंदर सारे इंडियंस लोग और इंडिया के ही गोल्स अचीव करने के ऊपर जोर दिया गया था। दे वर्कड विद द आइडिया दैट पीपल शुड बी सॉवरन। और इसका मेन मोटिव क्या था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस आइडिया पे काम करती थी कि पीपल शुड बी सॉवरन। सॉवरन मतलब बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस के वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को स्पेंड करें। इन अदर वर्ड, दे बिलीव दैट द इंडियंस शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। मीन्स उनको सॉवरन का मतलब क्या है, उनको सॉवरनिटी प्रोवाइड करने का मेन मोटिव क्या था कि ताकि वो लोग इंडियंस जो हैं अपने डिसीज़न खुद ले बिना किसी इंटरफेरेंस के, वो सॉवरनिटी उनको चाहिए थी। इस तरह से, लेकिन ब्रिटिशर ऐसा नहीं कर रहे थे। तो ब्रिटिशर से जो उनकी डिससेटिस्फेक्शन थी इंटेंसिफाइड इन द 1870 एंड 1880, और धीरे धीरे जो ब्रिटिशर से उनकी डिससेटिस्फेक्शन थी वो बढ़ती ही जा रही थी। क्या होती जा रही थी? वो बढ़ती ही जा रही थी। क्लियर? लेकिन ब्रिटिशर जो थे उसको नहीं समझ पा रहे थे और ब्रिटिशर ने बहुत सारे एक्ट पास किए थे। फर्स्ट एक एक्ट पास किया था आर्म एक्ट। ब्रिटिशर्स ने आर्म एक्ट पास किया। देखो आर्म एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था ये आपको लर्न करना है। 1878 में ब्रिटिशर्स ने एक आर्म्स एक्ट पास किया। आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, जिसमें इंडियंस को कोई भी वेपन्स, कोई भी आर्म्स रखने का अधिकार नहीं था। खुद उनके पास तो अधिकार हैं, उनको तो वेपन्स रखने का अधिकार है ब्रिटिशर्स को, लेकिन इंडियंस को कोई भी वेपन रखने का अधिकार नहीं है, जो कि इंडियंस को अच्छा नहीं लगा। इंडियंस इस चीज़ से डरे भी हुए थे। सेकंड जो एक्ट हमारा पास उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हमारे लिए पास किया, हमारे अगेंस्ट पास किया, जिससे कि इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो गए, दैट वाज वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये पास किया गया। इसमें था दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स उनको साइलेंट रहना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि प्रेस के अंदर, पहले आप अपनी बात को रखने के लिए प्रेसेस का यूज़ होता था, तो प्रेस के अंदर एक्ट ने क्या कहा कि कोई भी पर्सन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिखेगा। मतलब ब्रिटिशर्स के ऑब्जेक्शनेबल मतलब ब्रिटिशर के अगेंस्ट, अगर ब्रिटिश को कुछ ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो वो कुछ ऐसा उनके खिलाफ प्रिंट नहीं करेंगे। और थर्ड एक पास किया गया इल्बर्ट बिल। थर्ड क्या पास किया गया? एक इल्बर्ट ने एक बिल पास किया, दैट वाज कॉल्ड द इल्बर्ट बिल, जिसमें क्या था? बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियंस एंड सॉट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। मीन्स इसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी इंडियन के ऊपर बिना किसी सुनवाई के ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो इंडियंस थे, जो ब्रिटिश जज थे, उनके ऊपर बिना किसी ट्रायल के उनके ऊपर कोई भी केस अपोज कर सकते थे, कोई भी केस फाइल कर सकते थे, उनके ऊपर कोई भी ट्रायल लिया जा सकता था। इन सब चीज़ों से जो ब्रिटिश इंडियंस थे, दे वर वेरी डिससेटिस्फाइड। इन चीज़ों से इंडियंस जो थे बहुत डिससेटिस्फाइड थे, और इस कारण से वो धीरे धीरे क्या बनते गए, इस कारण से धीरे धीरे उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लग गया। और उसके बाद बहुत सारे लोग मिलकर, जो कि ऐसे दे रखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पहले एसोसिएशन पड़ी थी, उनमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर, जिसमें 72 डेलीगेट्स थे, उन्होंने मिलकर इसके अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज़ किया। ठीक है, और अपनी वॉइस को रेज़ करने के बाद उन्होंने, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, फाइनली स्टार्ट किया कि हमें उनके अगेंस्ट जाना है, हमें उनकी बातों को नहीं सहन करना है। ठीक है, तो देखो वही लेकर नाम दे रखे हैं बहुत सारे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, रमेश चंद्रा, बदरुद्दीन तैयब जी। आगे आप पढ़ोगे इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी, उसमें ए.ओ. ह्यूम, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिन्होंने कि अपनी कंट्री की कंडीशन को इम्प्रूव करने पर जोर दिया था। ठीक है, उनका यही कहना था कि हमें अपनी कंट्री की कंडीशन को इम्प्रूव करना है। आगे जो टॉपिक है वो हम, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? अ नेशन इन द मेकिंग, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।